दोस्तों इंडियन मैप की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले तमिलनाडु के बारे में। जी हाँ, हमारी मुख्य भूमिका तमिलनाडु आखिरी स्टेट बचा है, जिसके बाद हम पूर्वोत्तर भारत राज्यों के बारे में बात करेंगे, जिसके कारण हम सारे के सारे इंडियन मैप को यहाँ पर खत्म कर चुके हैं। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तमिलनाडु स्टेट के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तमिलनाडु भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वें नंबर का राज्य है। चलिए कुछ कॉमन जानकारी पहले तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु की अगर वाटर बॉडी की बात करें तो ध्यान दीजिए कि बंगाल की खाड़ी, अगर दक्षिण में हम जाएंगे तो यहाँ पर हिंद महासागर की बॉडी इसको टच करेगी। तो दो बॉर्डर से टच करता है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी पड़ती है पूर्व तरफ, और दक्षिण में अगर हम जाएंगे तो हिंद महासागर यहाँ पर लगता है। तमिलनाडु की जो तमिलनाडु की जो राज्यों की सीमा है वो 3 राज्यों को टच करती है। अगर उत्तर की तरफ देखेंगे तो आंध्र प्रदेश को टच करता है, इधर की तरफ देखेंगे तो कर्नाटक मिलेगा, और पश्चिम की तरफ केरल। तो तमिलनाडु की सीमा 3 स्टेट को यहाँ पर टच करती है। चलिए कुछ कॉमन जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सीएम, अगर हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की, वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो एम.के. स्टालिन साहब। जी हाँ, एम.के. स्टालिन जी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी मिलेंगे आपको। राज्यपाल की बात करें तो रविंद्र नारायण जी यहाँ पर वर्तमान में क्या है, यहाँ के राज्यपाल मिलेंगे वर्तमान में, लेकिन हो सकता है जब आप वीडियो देखेंगे तो ये परिवर्तित हो जाए। वर्तमान की बात करें तो रविंद्र नारायण जी। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको अभी बताया 10वां स्थान है। लोकसभा की सीटों की बात करेंगे तो लोकसभा की टोटल सीटें 39 है। दोस्तों एक बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 2024 चुनाव का साल है, तो हो सकता है फिर काफी ज्यादा लोकसभा की राज्यों की सीटें पूछ जाएगी, इसलिए हर राज्य की लोकसभा की सीटों की एक बार रीडिंग लगाकर जरूर जाइएगा। लोकसभा में 39 सीटें यहाँ पर है। राज्यसभा की सीटों की बात करोगे तो तमिलनाडु में कुल 18 सीटें राज्यसभा की मिलेगी, और वहीं विधानसभा की सीटों की बात करोगे तो 234 सीटें यहाँ पर मिलेगी विधानसभा के बारे में। तो ये हुई इसके बारे में कुछ कॉमन जानकारी। चलिए अब एक एक करके इसके जिलों के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक एक जानकारी लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले राजधानी से शुरू करते हैं। तो तमिलनाडु की जो राजधानी वो कहलाएगी आपका चेन्नई। एक और बात ध्यान दीजिए, चेन्नई को पहले हम मद्रास के नाम से भी जानते थे। मद्रास चेन्नई का पुराना नाम हुआ करता था, जहां पर अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी हुई करती थी। आपको पता होगा अंग्रेजों की कुल मिलाकर 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। सबसे पहली हुआ करती थी कलकत्ता में, दूसरी हुआ करती थी बंबई में, और तीसरी हुआ करती थी यहाँ पर मद्रास में। तो ये तीनों प्रेसिडेंसियां थी, और यहीं पर सबसे पहली बार हाईकोर्ट की स्थापना भी की गई थी। एक साथ 3 हाईकोर्ट खोली गई थी, जिसमें से एक हाईकोर्ट आपको कहाँ मिलेगी, मद्रास में देखने को मिलेगी। सेकेंड, मद्रास में देश की सबसे पहली नगर पालिका यहाँ पर खोली गई थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आपको। देश की सबसे पहले नगर पालिका का जो गठन है वो कहाँ किया गया था, मद्रास में। सन की बात करेंगे तो 1687 वो साल है जहां देश की सबसे पहली नगर पालिका मद्रास में खोली गई थी, और मद्रास में अभी बताया चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से भी यहां पर जानते थे। आगे बढ़ेंगे तो चेन्नई में एक आपको कोच फैक्ट्री मिलेगी, नाम है इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। जी हाँ, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। कोच यानी कि रेलवे के जो कोचेस होते हैं, वो कोचेस बनाने का जो कारखाना है वो आपको चेन्नई मिलेगा। याद कीजिए, इसके पहले मैंने आपको पंजाब में बताया था कपूरथला, पंजाब के कपूरथला में भी रेलवे के कोचेस बनते हैं। मधेपुरा बिहार में लोकोमोटिव इंजन बनते हैं। पश्चिम बंगाल के चितरंजन में भी लोकोमोटिव इंजन का कारखाना है। तो ये सारी बातें मैं आपको मैप में बता चुका हूं। आज हम बात करते हैं चेन्नई की। तो चेन्नई में 1955 में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री का निर्माण यहाँ पर किया गया था। तो आपसे पूछेंगे इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित है, तो वो चेन्नई में मिलेगी, जहां पर आपको कोचेस, रेलवे की कोचेस यहां पर बनते हैं। और एक और मैंने बताया पंजाब के कपूरथला में भी किस प्रकार के कोचेस का निर्माण किया जाता है। चेन्नई में आपको बंदरगाह भी मिलेगा। अगर आप मैप देख रहे होंगे तो मैप में आपको बाहर की तरफ एक जहाज मिलेगा। जहाज मैप में ये शो करता है कि उस राज्य में उस पर्टिकुलर जगह पे बंदरगाह यहाँ पर पाए जाते हैं। चलिए चेन्नई के बाद ऊपर बढ़ेंगे तो एन्नौर। एन्नौर में भी एक बहुत फेमस बंदरगाह है जो काफी ज्यादा फेमस है। एन्नौर का जो बंदरगाह है वहां की नगर निगम के हाथ में है, इसलिए इसको एक बात से जाना जाता है, ये भारत का पहला और एकमात्र निगम आधारित बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला निगम आधारित जो बंदरगाह है वो आपको किस जगह मिलेगा, एन्नौर में। एन्नौर कहां पड़ता है आपका, तमिलनाडु में। चेन्नई के जस्ट ऊपर मैप में आपको दिखेगा। तो एन्नौर भारत का पहला निगम आधारित बंदरगाह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए चेन्नई, एन्नौर, एन्नौर के बाद आगे बढ़ेंगे तो जगह मिलेगी आपको अवादी। चलिए माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण शायद वीडियो बंद हो गया था। चलिए हम कहां पहुंच चुके थे, अवादी। अवादी में जो है हमारी भारतीय सेना के हथियार बनाने का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसे कहा जाता है। हथियार बनाने का जो कारखाना है, जिसे इंग्लिश भाषा में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहा जाता है। तो भारतीय सेना के जितने भी हथियार है, अर्जुन, टैंक, तोप, ये जितनी भी चीजें हम जो भारतीय है, जो स्वदेशी है, उनका निर्माण अवादी में किया जाता है। और अवादी में कौन सी फैक्ट्री, आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर स्थित है। याद कीजिए जबलपुर में व्हीकल फैक्ट्री हमने पढ़ी थी मध्य प्रदेश में, तो ये जगह मिलेगी आपको अवादी, जहां पर भारत में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। 3 जगह पढ़ चुके अपन, एन्नौर,
चेन्नई और अवादी। चलिए अवादी से आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो जगह मिलेगी आपको कांचीपुरम। जी हाँ, कांचीपुरम बहुत ही पुराना शहर है। क्यों पुराना है? क्योंकि यहाँ पर पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा दक्षिण भारत में कुछ राजवंश पाए जाते थे, इसके अंदर चेल, चोल, पांड्य काफी ज्यादा वंश मिलेंगे, जिसके अंदर पल्लव वंश मिलेगा आपको। और पल्लव वंश की जो कैपिटल हुआ करती थी वो मिलेगी आपको कांचीपुरम। दोस्तों मैप पढ़ने से आपको यही फायदा होता है कि हम इतिहास, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, हिस्ट्री हर एक चीज को यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो इसलिए कांचीपुरम पल्लव वंश की यहाँ पर कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, पल्लव वंश की राजधानी बताइए कहां हुआ करती थी? तो कांचीपुरम वो जगह है जो कहां पड़ती है आपकी तमिलनाडु में। कांचीपुरम से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे, जगह मिलेगी सेलम। सेलम, श्री सेलम अगर बात करेंगे तो श्री सेलम आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला एक नेशनल पार्क है, लेकिन केवल सेलम की बात करोगे तो वो जगह तमिलनाडु में पड़ेगी। और ये सेलम है, ये किस बात से फेमस है? यहाँ का इस्पात उद्योग बहुत ज्यादा फेमस दोस्तों। सेलम इस्पात उद्योग के लिए जगह है और ये देश में काफी ज्यादा फेमस स्थान है। तो याद रखिएगा सेलम इस्पात उद्योग के लिए फेमस, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चलिए सेलम से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको जलाशय मिलेगा, स्टैनली जलाशय, जहां एक छोटी सी झील वहां पर और काफी ज्यादा फेमस झील है। इसका नाम याद रखिएगा, स्टैनली जलाशय। कभी कभी नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं कहां पड़ता है, तो स्टैनली जलाशय आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। आप मैप में देख सकेंगे, सेलम के थोड़ा सा आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो स्टैनली जलाशय तमिलनाडु में स्थित है। चलिए सेलम से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे राइट में कॉर्नर की तरफ, तो आपको मिलेगा पांडुचेरी। अब आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि पांडुचेरी, तो ध्यान दीजिए पांडुचेरी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूं। पांडुचेरी जो राज्य है वो टोटल मिलाकर 4 जिले, लेकिन चारों जिले एक जगह पर नहीं है, चारों जिले जो है वो बिखरे हुए हैं। याद कीजिए मैंने आपको आंध्र प्रदेश में जगह बताई थी यमन, और यमन में पड़ता था क्या आपका पांडुचेरी। तो एक जिला पड़ता है यमन में, एक जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है यमन। अब 2 जिले आपको मिलेंगे तमिलनाडु में। वो 2 जिले कौन कौन से? एक तो स्वयं पांडुचेरी, और पांडुचेरी के थोड़ी सी नीचे आगे जगह मिलेगी आपको कराईकल। तो पांडुचेरी के 4 जिलों में से 3 तो पड़ते हैं पूर्वी घाट की तरफ, जिसमें से एक जिला यमन हो गया, दूसरा स्वयं पांडुचेरी हो जाएगा। और याद कीजिए पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी है, और ये सबसे बड़ा जिला भी मिलेगा। और एक मिलेगा आपको कराईकल, इसके 3 जिले टोटल मिलेंगे। और चौथा जिला आपको मिलेगा केरल राज्य में, जिससे कहा जाता है माहे, जिस बात की जानकारी मैं आपको पहले ही केरल के मैप में दे चुका हूं। तो टोटल मिलाकर 4 जिले हैं जो 3 स्टेट में पड़ते हैं। तो पांडुचेरी जो है, पांडुचेरी सबसे बड़ा जिला है पांडुचेरी का, और यही इसकी राजधानी भी कहलाती है। और वहीं थोड़ा सा नीचे आएंगे जगह तो आपको मिलेगा कराईकल। ये कराईकल सबसे सेंटर का राज्य मिलेगा आपको कराईकल। पांडुचेरी में 3, सबसे उत्तर का जिला यमन, दक्षिण का जिला मिलेगा आपको कराईकल, माहे सबसे छोटा एरिया है, पांडुचेरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो कराईकल पांडुचेरी का अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दे दूंगा पांडुचेरी के ऊपर, जिसमें हम अच्छे डिटेल से उसकी चर्चा करके चल गए यहाँ पर। तो पांडुचेरी कराईकल किसका हिस्सा मिलेगा आपको? पांडुचेरी का। चलिए इन दोनों से आगे बढ़ेंगे तो नीचे आएगा तिरुचिरापल्ली। जी हाँ, तिरुचिरापल्ली को पहले त्रिची के नाम से भी जानते थे, पहले इसे त्रिची के नाम से भी जाना जाता था, बाद में नाम पड़ गया तिरुचिरापल्ली। ये किस बात से फेमस है? यहाँ पर देश का सबसे पहला बांध, ध्यान दीजिएगा, देश का जो सबसे पहली बार बांध का निर्माण किया गया था, इसका नाम था ग्रैंड एनिकेट बांध। ये ग्रैंड एनिकेट जो बांध है वो चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था, जहां श्रीलंका पर अधिकार करके वहां से 12,000 मजदूरों को लाकर यहां पर उनसे कार्य करवाया गया और एक बांध बनवाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, देश का सबसे पहला जो बांध है वो ग्रैंड एनिकेट बांध पड़ेगा, जो जगह कौन सी पड़ती है? तिरुचिरापल्ली। और एक और बात ध्यान दीजिए, लकड़ी से बना हुआ बांध होगा, क्योंकि आज से कुछ साल पहले, बहुत अपन काफी समय पुरानी बात कर रहे हैं, तो उस समय जो बांध था वो सीमेंट तो उद्योग बना नहीं होगा आपका, तो वो जो बांध था वो लकड़ी से बना बांध था, जिसे ग्रैंड एनिकेट बांध कहते हैं, जो चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। और ये भारत का सबसे पहला बांध, इसलिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो त्रिची में मिलेगा ग्रैंड एनिकेट बांध, जो कि भारत का सबसे पहला बांध है। त्रिची से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको जगह मिलेगी तंजावर। जी हाँ, ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको बताया पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, उसी प्रकार चोल वंश की जो राजधानी मिलेगी आपको तंजावर। ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत में मैंने बताया काफी सारे स्टेट थे, उसी में से जो चोल वंश है, और चोल वंश की राजधानी आपको देखने को मिलेगी तंजावर। तो तिरुचिरापल्ली ग्रैंड एनिकेट बांध के लिए फेमस है, और वही तंजावर चोल वंश की राजधानी। चोल वंश में आपको पता होगा राजेंद्र चोल, ऐसे राजा जो इंडोनेशिया के राजा के ऊपर हमला कर दिया रातों रात और इंडोनेशिया को जीत लिए थे। तो ये मिलेगा आपको तंजावर। चलिए तिरुचिरापल्ली से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो 2 जगह मिलेगा आपको उद्गम मंडलम। आपने एक पर्यटन क्षेत्र का नाम जरूर से सुना होगा, उद्गम मंडलम को ही शॉर्ट में ऊटी के नाम से जानते हैं। ऊटी काफी ज्यादा पर्यटन क्षेत्र के मामले में फेमस है, बहुत ही पहाड़ी एरिया है हमका, इसलिए ऊटी काफी ज्यादा फेमस। और ये उद्गम मंडलम को शॉर्ट में ऊटी कहते हैं, जो कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। अब इसके बाजू में आप झंडा देख सकते हैं, झंडा होगा लाल कलर का। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लाल कलर का झंडा जो है पर्यटन क्षेत्र को शो करता है, और नीले कलर का झंडा जो है धार्मिक स्थल को बताता है। तो यहीं पर लाल झंडा मिलेगा, लाल झंडा है, इसका मतलब पर्यटन क्षेत्र है। ऊटी घूमने फिरने की जगह है। एक और मैं आपको इंसिडेंट बताता हूं, हमारे देश के पहले CDS साहब
विपिन रावत साहब का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो जगह यही थी ऊटी। ऊटी में पर्वत पड़ते हैं नीलगिरी के पर्वत, तो नीलगिरी के पर्वत में उनका प्लेन क्रैश हुआ था और वहीं पर उनकी दुखद मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। हमारे देश के पहले CDS विपिन रावत साहब का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो यहीं पर हुआ था आपका। चलिए, उद्गमंडलम में एक और बात फेमस है, देश की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन ऊटी एक्सप्रेस, जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड देश में सबसे कम है। ध्यान दीजिए, देश की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन। खैर, इसके धीमे चलने का कारण है क्योंकि एक टॉय ट्रेन है। टॉय ट्रेन जो है आपको पूरे तरीके से एरिया दिखाते हुए चलती है, लेकिन हाँ, देश की सबसे धीमी, रेलवे के एग्जाम दोगे तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आपसे पूछ सकते हैं। तो देश की सबसे धीमी चलने वाली ट्रेन हमको मिलेगी कौन सी? आपका ऊटी एक्सप्रेस देखने को मिलेगी। चलिए, इसके बाद उद्गम मंडलम नीलगिरी के पहाड़ी पड़ती है, मैं आपको फिजिकल मैप में कनेक्ट कर दूंगा, जगह मिलेगी हमको ऊटी। आगे बढ़िए, उद्गम मंडलम से थोड़ा सा नीचे आएंगे, जगह मिलेगी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर काफी ज्यादा फेमस है भैया, सूती कपड़ों के लिए जगह काफी ज्यादा फेमस पड़ती है। अब ध्यान दीजिए, सूती कपड़ों के लिए जगह जो भी फेमस होती है मैं आपको पहले बता चुका हूं, उसे हम मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। यहां ध्यान दीजिए, टोटल भारत में 4 मैनचेस्टर हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अगर उत्तर भारत की बात करोगे तो कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ा था। कानपुर जो है वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाएगा। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहेंगे तो मुर्शिदाबाद, जो कि पश्चिम बंगाल की पहले राजधानी हुआ करती थी और पूर्वी यहाँ कपड़ों के लिए काफी ज्यादा फेमस है। वर्तमान में पूछेंगे तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो कोयम्बटूर को बोलते हैं। और वहीं पश्चिम भारत में तो ऑलरेडी कौन पड़ता है? आपका अहमदाबाद। तो पश्चिम भारत का अहमदाबाद, पश्चिम भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद कहेंगे। तो इन चारों को मिलाकर अगर बात करेंगे तो पूरे भारत का मैनचेस्टर कहलाएगा अहमदाबाद, उत्तर भारत का कानपुर, पूर्वी भारत का मुर्शिदाबाद और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर सूती कपड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या पड़ता है? आपका फेमस। एक और बात आप जानते होंगे, आदि योगी की जो मूर्ति है, जिसको आप अच्छे भली भांति तरीके जानते होंगे, वो आदि योगी की मूर्ति कहां पड़ती है? आपका कोयम्बटूर में स्थित है, जिसे सदगुरु जी के द्वारा यहां पर बनवाया गया था। तो सदगुरु जी का जो जगह है वो यहीं पर पड़ता है आपका, उसे आदि योगी की मूर्ति के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए, कोयम्बटूर हो गया। कोयम्बटूर के बाद में इसके नीचे आओगे तो एक नेशनल पार्क पड़ेगा, अन्नामलाई। जी हाँ, नेशनल पार्क के लिए हम एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे, जहां हर राज्य के जितने भी नेशनल पार्क है उनको अच्छी डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो कोयम्बटूर के नीचे पड़ेगा अन्नामलाई, जो कि एक नेशनल पार्क के लिए काफी ज्यादा फेमस है। चलिए, तिरुचिरापल्ली से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो जगह मिलेगी आपको मदुरई। मदुरई बहुत ही ज्यादा फेमस सिटी है, सबसे पहले पांड्य वंश की राजधानी। तो हम 3 वंशों की राजधानी यहाँ पर पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी, तंजावर हुआ करती थी चोल वंश की राजधानी, और वहीं मदुरई जो है वो पांड्य वंश की राजधानी। दक्षिण भारत में 3 सबसे फेमस वंश, जो तीनों की राजधानी मैं आपको बता चुका हूं। मदुरई एक तो त्योहारों के शहर के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। जी हाँ, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे त्योहारों के शहर के नाम से जानते हैं किसे? तो त्योहारों के शहर के नाम से मदुरई को यहाँ पर जाना जाता है। अगला, मदुरई में एक मंदिर बहुत ही ज्यादा फेमस है, मीनाक्षी मंदिर। जी हाँ, मीनाक्षी मंदिर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ फेमस है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ का स्थल है। और तमिलनाडु में पड़ता है मीनाक्षी मंदिर, जो कि जिले की बात करोगे तो मदुरई पड़ेगा, जो कि पांड्य वंश की कैपिटल भी हुआ करती थी। और इसे क्या कहा जाता है, मैंने अभी बताया आपको, देवारों के शहर के नाम से भी जानते हैं। तो मदुरई बहुत ही फेमस सिटी है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पड़ती है? आपका तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। अब मदुरई से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो सबसे लास्ट बिंदु पड़ेगा भारत का। आपको शायद मैप में वीडियो में देख नहीं पा रहा होगा, थोड़ा सा डीप हो जाएगा, तो मैं सबसे लास्ट बिंदु का नाम ले रहा हूं, कन्याकुमारी। आप सभी को पता होगा, कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का, भारत की जो मुख्य भूमि है, खैर भारत इससे नीचे अंडमान निकोबार में पड़ता है, लेकिन मुख्य भूमि का जो सबसे लास्ट बिंदु है वो क्या कहलाएगा? आपका कन्याकुमारी। और पॉइंट की बात करोगे तो आप सभी को पता होगा, धनुषकोटि के नाम जानते हैं। तो ये कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम पॉइंट क्या मिलेगा? कन्याकुमारी। याद कीजिए, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी एक ट्रेन चलती है जिसे विवेक एक्सप्रेस के नाम जानते हैं, जो कि लगभग 12 राज्यों को यहां पर टच करती है। तो वो भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो कि कन्याकुमारी जाती है। तो कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट मिलेगा, उसी के नीचे हिंद महासागर देखने को मिलेगा। अब मदुरई से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला होगा और इसी हिस्से में आगे बढ़ेंगे तो आपको रामेश्वरम मिलेगा। रामेश्वरम वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना भगवान राम के द्वारा करी गई थी। आप सभी को पता होगा, लंका पर हमला करने के पहले उन्होंने अपने हाथों से एक शिवलिंग बनाया था और वही शिवलिंग को आज रामेश्वरम के नाम जानते हैं, क्योंकि इसका निर्माण श्री राम जी के द्वारा यहाँ पर करवाया गया था। और यहीं पर इसी रास्ते से उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी, इसलिए इसे राम सेतु के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर जगह मिलेगी आपको राम सेतु। राम सेतु से ही उन्होंने कहाँ हमला किया था? श्रीलंका पर हमला किया था। तो श्रीलंका जाने के लिए जो रास्ता है वो रामेश्वरम से होते हुए ही जाता है। अब भारत को श्रीलंका से अगर आप बीच वाले मैप में रास्ते में देखें तो आपको कुछ चीजें मिलेगी। सबसे पहले अगर आइलैंड की बात करोगे तो पब्बन आइलैंड देखने को मिलेगा, जिसे पब्बन चैनल के नाम से भी जानते हैं। तो भारत को
श्रीलंका से जोड़ने वाला चैनल के अगर पूछेंगे तो पबन चैनल। अच्छा, अगर आपसे जल संधि पूछते हैं तो आंसर रहेगा पाक जल संधि। पाक जल संधि वो जल संधि जो भारत को जोड़ती है किससे? श्रीलंका से कनेक्ट करती है। तो भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाली संधि पाक जल संधि, भारत को श्रीलंका जोड़ने वाला चैनल तो पबन चैनल। अच्छा, इस ब्रिज की बात करेंगे तो इसे आदम के सेतु के नाम से भी जानते हैं। आदम का ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। सेतु तो पूछेंगे तो राम सेतु, लेकिन अगर ब्रिज की बात करेंगे तो आदम के ब्रिज के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये सारी चीजें भारत को कनेक्ट करती है किसे? श्रीलंका से। श्रीलंका और भारत के बीच में रिलेशन काफी अच्छा है, मतलब इन दोनों एरिया काफी, भारत के कई सारे राज्य, कई सारे जो है वो श्रीलंका के मिलेंगे, श्रीलंका काफी लोग जो तमिलनाडु के मिलेंगे, आपस में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन है। ये दोनों जगह आपस में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रामेश्वरम, रामेश्वरम से हमारे देश के बहुत ही फेमस व्यक्ति हुआ करते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। जी हाँ, उनका जो जन्म स्थल है वो रामेश्वरम ही है। रामेश्वर के ही मंदिर में वो काफी ज्यादा खेला करते थे। उनकी बायोपिक काफी ज्यादा सुंदर है जिसमें इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वो रामेश्वर के मंदिर में बहुत, उनका बचपन जो है इसी जगह पर बीता है। तो वो तमिलनाडु स्टेट से ही हुआ करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब देश के राष्ट्रपति रहे हैं और सबसे अच्छा भारत रत्न के नाम से उनको जाना जाता है। वो तीसरा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो बहुत ही प्रख्यात व्यक्ति मिलेंगे आपको APJ अब्दुल कलाम साहब, जो कि रामेश्वरम जिले से हुआ करते थे। चलिए, ये तो हो गया इसका पॉलिटिकल मैप। अब मैं आपसे बात करूंगा इसके फिजिकल मैप के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसके फिजिकल मैप की अगर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ चोटियां आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैंने अभी बताया आपको उद्गमंडलम मैप में देखेंगे तो वहां पर उद्गमंडलम लिखा होगा, वहां पर एक चोटी मिलेगी आपको नीलगिरी का पर्वत। ध्यान दीजिए, नीलगिरी का जो पर्वत है वो पूर्वी घाट को, आपको सभी को पता होगा, पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाला जो पर्वत है वो पर्वत कौन सा पर्वत मिलेगा आपको? नीलगिरी का पर्वत। अब ये नीलगिरी पर्वत जो है वो उसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है डोडा बेटा, आप मैप में देख सकते हैं क्लियरली। डोडा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और इस चोटी की जो ऊंचाई है वो मिलेगी आपको 2636 मीटर। मैप में आप इजीली देख पाएंगे, त्रिभुज बनाकर वहां पे चोटी लिखी होगी। तो 2636 मीटर डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसे डोडा बेटा कहा जाता है, जो कि कहां पड़ती है आपका? तमिलनाडु में उद्गम मंडलम वाले स्थान पड़ेगी। तो ये डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी, थोड़ी नीचे उतरेंगे जगह मिलेगी आपको अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत का नाम है। अन्नामलाई पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, चोटी का नाम मिलेगा आपको अन्नाईमुड़ी। अन्नामलाई पर्वत पर अन्नाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसकी ऊंचाई 2696 मीटर मिलेगी। तो 2696 मीटर अन्नामलाई देश की दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और दूसरे नंबर की चोटी की बात करेंगे तो मैंने अभी बताया आपको डोडा बेटा, जो कहां पड़ती है आपका? नीलगिरी के पर्वत पर स्थित है। अन्नामलाई पर्वत पर अन्नाईमुड़ी, ध्यान दीजिएगा, अन्नामलाई पर्वत का नाम है, अन्नाईमुड़ी चोटी का नाम है। वो हाइट कितनी मिलेगी उसकी? 2696 मीटर। अन्नामलाई से थोड़ा नीचे आएंगे तो जगह मिलेगी इलायची की पहाड़ी, इसे कार्डमम हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी ज्यादा फेमस है, ध्यान दीजिएगा। तो कार्डमम हिल्स के नाम से इलायची की पहाड़ी, माफ कीजिएगा, यहाँ पर पालनी की पहाड़ी मिलेगी। ये पालनी की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी के नीचे, पालनी की पहाड़ी यहाँ होगी और नीचे मिलेगी आपको कार्डमम हिल्स। तो अन्नामलाई नीलगिरी का पर्वत, अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, कार्डमम हिल्स, और एक और देखेंगे अगर आप तो शेवराई की पहाड़ी के नाम से भी आपको पहाड़ी मिलेगी। शेवराई की पहाड़ी। तो ये जितने भी पर्वत के मैंने नाम लिए हैं, ये सारे के सारे पर्वत आपको किस राज्य में मिलेंगे? तमिलनाडु स्टेट में देखने को मिलेंगे। एक बार फिर सीक्वेंस देख लीजिए, दो की ऊंचाई आपको याद करनी पड़ेगी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत पर अन्नाईमुड़ी, जिसकी हाइट 2696 मीटर है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीचे आएंगे तो पालनी की पहाड़ी मिलेगी, चोटी याद नहीं करनी क्योंकि किसी सीक्वेंस की नहीं है। नीचे कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस पर्वत पर इलायची की पैदावार काफी होती है, इसलिए पर्वत का ही नाम क्या पड़ गया? कार्डमम हिल्स पड़ जाएगा। और अगर नीचे देखेंगे तो सबसे लास्ट पड़ेगा आपका क्रोकोडाइल रॉक। क्रोकोडाइल रॉक जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, आपको मैप में दिख नहीं रहा होगा, सॉरी वीडियो में दिख नहीं पा रहा होगा, सबसे दक्षिणतम पॉइंट देखेंगे। फिजिकल मैप में देखोगे तो क्रोकोडाइल रॉक मिलेगा आपको और कीप केमोरिन के नाम से जगह मिलेगी। तो वो कीप केमोरिन भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये सारी जगह अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको सारी जगह अच्छे समझ में नहीं आई है तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपको सारे पॉइंट जो है अच्छे तरीके से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु का एक डांस बड़ा फेमस है भरतनाट्यम, आप सभी को पता होगा आपका। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का बहुत ही प्रख्यात डांस यहाँ पर माना जाता है। और यहाँ की भाषा की बात करोगे तो तमिल भाषा यहाँ की ऑफिशियल भाषा है, इसके साथ साथ इंग्लिश को भी यहाँ पर दर्जा मिला है, लेकिन तमिल यहाँ की सबसे प्रमुख भाषा यहाँ पर मानी जाती है। आई होप आपको सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को एक बार वापस से रिवाइज कर लीजिएगा, तो चीजें आपको अच्छे समझ में आएगी। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।